नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर क्लास बीएससी तृतीय वर्ष सब्जेक्ट बॉटनी के लेक्चरर में आपका स्वागत है। क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी में कुल 3 पेपर को पढ़ा जाता है। पहला पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, दूसरा पेपर इकोलॉजी और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, तीसरा पेपर है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इकोलॉजी के अंदर पारिस्थितिकी अथवा इकोसिस्टम का अध्ययन करना होता है। इसके साथ साथ में भारत के और राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों और इनका वितरण पढ़ना होता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पादपों में जल तथा कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की विधियाँ, पादप के अंदर ग्रोथ हार्मोन, उसमें पुष्पन की क्रियाविधि, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का उपापचय से संबंधित विभिन्न टॉपिक का अध्ययन करना है। जबकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के टूल्स और टेक्निक्स, प्रोसेस और प्लांट टिश्यू कल्चर और उसके टाइप्स तथा इसका एप्लीकेशंस का अध्ययन करना है। तो हम आज अपने इस लेक्चर में बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी का पेपर जो सेकंड पेपर के रूप में है, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक से हम बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी की क्लास को प्रारंभ करता है। इस चैनल से डायरेक्ट यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो डायरेक्ट जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब वाला लाल बटन प्रेस कीजिए, जिससे आप डायरेक्ट इससे जुड़ सकें। इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। इस चैनल पर समय समय पर टॉपिक वाइज जो निरंतर अपलोड किए जाएंगे, उन वीडियो को देखने के लिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि आज कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक अपलोड हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का पहली यूनिट का पहला टॉपिक, जिसका नाम होता है पादप जल संबंध, प्लांट एंड वाटर रिलेशंस। हम बात करेंगे जल की। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, इस प्रकार का वाक्य हमें कई बार सुनने को मिलता है, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। जल के बिना सब कुछ अपूर्ण है। तो पादप के लिए अथवा जीवों के लिए जल इम्पोर्टेंट है, तो पादप के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका कारण क्या है, जल की प्रकृति कैसी होती है और जल पादप कोशिका में किस रूप से कार्य करता है, उसके ऐसे कौन से भौतिक गुण होते हैं जिसके कारण जल पादपों के लिए, जंतुओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी संदर्भ में हम आज पढ़ेंगे वाटर की केमिकल फिजिकल कैरेक्टर्स। पादपों में जल एक आवश्यक घटक के रूप में होता है। ये पादप के शुष्क भार का 70 से लगा करके 95% होता है। कितना हुआ? 70 से लगा करके 95% भाग केवल और केवल जल का होता है। अब पादपों में हमने सेकेंड ईयर पढ़ा था कि पादपों में पाए जाने वाले ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे मर्दूतकी होते हैं, दंडोतकी होते हैं, जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, काष्ठीय होते हैं, अकाष्ठीय होते हैं। तो काष्ठीय ऊतक जितने भी प्रकार के होते हैं, उसमें जल की मात्रा अन्य भागों की तुलना में या अकाष्ठीय भागों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम होती है। यदि उस अकाष्ठीय भाग के अंदर 70% है तो उसमें हमेशा 70 से कम होती है। बीज जो कि पादप का एक प्रसुप्ति अवस्था युक्त अंग है, में जल की मात्रा केवल और केवल 5% होती है। और 5% होने के कारण ही ये भी एक कारण है कि बीज ज़्यादातर समय अपना निष्क्रिय अवस्था में गुजारता है।
एक बार पुनः इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि एक आवश्यक घटक है और पादप के शुष्क भाग का लगभग 70 से लेकर 90% भाग है। काष्ठीय ऊतकों में जल की मात्रा कम होती है और बीज में इसकी मात्रा केवल और केवल कितनी होती है, 5% होती है। अब पौधों में जल के कार्य क्या क्या होता है? तो पहला कार्य है कि ये प्रोटोप्लाज्मा का एक इम्पोर्टेंट घटक होता है। यदि प्रोटोप्लाज्मा में या प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें होने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रिया या उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं मृत हो सकती है। बीज में जल की मात्रा कम होने के कारण ही उसकी उपापचय क्रियाएं वो अत्यधिक मंद होती है। तो प्रोटोप्लाज्म का घटक होने के कारण पौधों में जल जरूरी, यदि इसको जीवित रहना है तो प्रोटोप्लाज्म में जल आवश्यकता अनुसार होना जरूरी, अन्यथा ये प्रोटोप्लाज्म निष्क्रिय हो जाता है। सेकेंड जो कार्य हैं वो हैं विलायक के रूप में। विलायक उसको कहते हैं जो अन्य घटकों को घोलने की कैपेसिटी रखता है। तो विलाय के रूप में जल को एक सार्वत्रिक विलाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। सार्वत्रिक विलाय की प्रकृति होने के कारण इसमें सभी आवश्यक जैसे खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ इत्यादि घुले हुए रहते हैं और ये घुली हुई अवस्था में विलयन के रूप में पादप कोशिका पाए जाते हैं और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो विलाय के रूप में, जिसको सार्वत्रिक विलाय के रूप में होने के कारण जल पादपों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा जो कार्य होता है पादपों में वो है स्थानांतरण का माध्यम। एक स्थान से या एक पादप भाग से दूसरे पादप भाग तक खाद्य पदार्थ, खनिज लवण या कार्बनिक यौगिकों का स्थानांतरण केवल और केवल जल के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो ये बाह्य वातावरण से आंतरिक भाग में और आंतरिक भाग से बाह्य वातावरण का तात्पर्य क्या हुआ कि जमीन से विलयन रूप में खनिज लवण जल के साथ जड़ में प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर वो विभिन्न भागों के अंतर्गत स्थानांतरित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पर्ण में संश्लेषित खाद्य पदार्थ फ्लोएम के माध्यम से, जिसमें विलयन रूप में, जिसको कहते हैं ये कार्बनिक पदार्थों का विलय, तो वो जल में विलय होकर के विसरण अथवा प्राशन क्रिया के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित होता है। पदार्थों के स्थानांतरण के लिए और उनका अवशोषण के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तीसरा कार्य है रासायनिक अभिकारक के रूप में। क्यों होता है ये? क्योंकि जल अपघटन क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करता है, H धनायन और OH ऋणायन, जिसके फलस्वरूप कोशिका में कोशिका द्रव्य की प्रकृति निरंतर समावस्था में बनी रहती है। यदि क्षारीय माध्यम उत्पन्न हो जाता है तो हाइड्रोजन धनायन उसको कंट्रोल कर लेता है, यदि अम्लीय माध्यम हो जाता है तो OH उसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन आयनों का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से होता है और ये अपचयन की क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, जिसमें कैल्विन चक्र बनता है। कैल्विन चक्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश होती है, वहीं पर जल से निकलने वाला हाइड्रोजन धनायन प्रयुक्त होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिकारक के रूप में ये डायरेक्ट रूप से प्रयुक्त होता है। पांचवा जल का पौधों में प्रयोग है वो है विलयों के आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब विलयों को तोड़ना। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसका आयनीकरण करेंगे, सोडियम धनायन में बदलेंगे और Cl ऋणायन में बदलेंगे। जल भी अपघटित होकर के हाइड्रोजन धनायन और OH ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये आयन उस विलय के चारों तरफ जुड़ करके एक आवरण का निर्माण करता है, जिसको हम हाइड्रेशन सेल कहते हैं। तो हाइड्रेशन सेल का निर्माण करते ही विलय का धनायन OH के साथ में जुड़ जाएगा, जबकि विलय का ऋणायन है वो हाइड्रोजन धनायन के साथ जुड़ जाएगा। फलस्वरूप विलय पदार्थ है वो अपघटित हो जाएगा। इस क्रिया को उसका आयनीकरण कहते हैं। तो ये आयनीकरण हो जाने के कारण उसका विसरण आसानी से होता है।
इसका मुख्य कारण कि ऐसा व्यवहार क्यों होता है, ऐसा कार्य क्यों करता है, तो ये जल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल व्यवहार के कारण होता है। अगला कार्य है गुरु अणुओं का अपघटन। गुरु अणु का मतलब होगा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज जैसे घटक अथवा प्रोटीन के, लिपिड के, जल उनको विलय करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, जिसके फलस्वरूप आसानी से इसका परिवहन और उपयोग संभव हो पाता है। सातवां कार्य है वो अंगों की स्फीति अवस्था से तात्पर्य है। पढ़ा होगा आपने 12वीं के अंदर स्फीति अवस्था और सल्त अवस्था। कोशिका से जल बाहर निकल जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है, इसको सल्त अवस्था कहते हैं, जिसके कारण इसका आयतन कम हो जाता है, परिमाप कम हो जाता है। जबकि अंतःप्राशन के फलस्वरूप जल जब कोशिका में परिवेशित होता है तो कोशिका फूल जाती है। फूलने की इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? स्फीति अवस्था नाम देते हैं। तो जल कोशिका में परिवेशित होता है, फलस्वरूप स्फीति अवस्था होती है, और स्फीति अवस्था के कारण ही पादप भाग की वृद्धि संभव हो पाती है। ये पादप भाग को अपनी मूल अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये पादप भाग के कोशिका की विभाजन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। आठवां कार्य है वो पादप गतियों से संबंधित है। पादप गति, पादप गति भी करते हैं क्या? करते हैं। ये हम प्लांट मूवमेंट नामक एक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि पादप में कितनी प्रकार की गतियाँ होती है। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जल के कारण ही रंध्र खुलते हैं, बंद होते हैं। द्वार कोशिका से जल बाहर निकलता है, रंध्र बंद हो जाते हैं। द्वार कोशिका में जल प्रवेशित होता है तो रंध्र खुल जाते हैं। तो रंध्रों का बंद होना, खुलना, पुष्प का खुलना और बंद होना, अनेक प्रकार के फल परिस्फुटित होते हैं। फलियाँ धूप के अंदर तड़क जाती है, इसके कारण विपाटन होता है, बीज बिखर जाते हैं। ये मुख्य कारण क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से जल है वो बाहर निकल गया, इसके कारण इसके अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है, फलस्वरूप फलियाँ स्फुटित हो जाती है। पर्ण की गति, जैसे सुई मुई के पौधे को हाथ लगाती है वो नीचे की ओर झुक जाता है, पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। ये मूल रूप से जल के आवागमन के फलस्वरूप होता है। इसका पूरा डिस्कस हम प्लांट मूवमेंट में करेंगे। पादप गति के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट घटक ताप नियंत्रक के रूप में। ताप का नियंत्रण, वातावरण के अंदर ताप परिवर्तित होते ही पादप का आंतरिक टेम्परेचर भी उसके अनुकूलित होता है, जिसके कारण पादप जीवित रह पाता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पादप भाग से लगातार जल वाष्पीकरण के फलस्वरूप वाष्प में बदल जाता है, फलस्वरूप उस क्षेत्र विशेष का तापमान कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जल के अणु अपनी सतह से या द्रव अवस्था से वाष्पीकृत होते समय उस तंत्र से जिसमें जल पाया जाता है वहाँ से ऊष्मा ग्रहण करता है, और एक संक्रमण स्टेज को पार करने के बाद में ही वो वाष्पीकृत हो पाता है। तो इसके लिए यह संक्रमण स्टेज को पार करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आसपास के वातावरण से प्राप्त करता है, फलस्वरूप उस वातावरण की ऊष्मा कम हो जाती है। ये इसमें पाई जाने वाली विशिष्ट ऊष्मा के कारण संभव हो पाता है। तो पादपों से लगातार वाष्पन क्रिया होती रहती है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, फलस्वरूप पादपों का तापमान निरंतर नियंत्रित रहता है। अन्यथा विकिरण अवशोषण के कारण इनका तापमान बढ़ सकता है, फलस्वरूप पादप विघटित हो जाते थे। 10वां कार्य है वो है जीवन चक्र का एक माध्यम। कैसे संभव हो पाता है? इतने सारे 9 कार्य हमने देखे हैं। 9 कार्य पूरे पादप के उपापचय क्रिया को उसको जीवित रखने के लिए सहायक होता है। फिर भी एक जीवन चक्र का एक नया टॉपिक क्यों पढ़ना पड़ा हमें? क्योंकि निम्न वर्गीय पादप, शैवाल, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स इत्यादि में युग्मकों के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा को कहते ही पादप जगत का उभयचर, क्योंकि रहता तो ये स्थल पर है, लेकिन निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? उभयचर। निषेचन के लिए जब तक जल उपलब्ध नहीं होता तब तक नर युग्मक मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाते, फलस्वरूप निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो इन पौधों में, किन पौधों में? ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है इत्यादि स्थलीय पौधे होते हुए भी इनमें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए निषेचन की क्रिया करनी पड़ती है, और इसके लिए जल की आवश्यकता होती है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न पादपों के बीज, फल और बीजाणु का प्रकीर्णन भी केवल और केवल किसके माध्यम से संभव हो पाता है? जल के माध्यम से। इतने 10 कार्य पौधों के लिए जल के द्वारा या जल के बिना संभव नहीं हो पाते, इसलिए पौधों में जल इम्पोर्टेंट होता है। जल के कार्य के बारे में देखते हैं इसके जल के भौतिक गुण। सबसे पहला पॉइंट क्वथनांक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही वाष्पीकृत होता है। क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस पर कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात बहुत अधिक होने के कारण ही ये जैविक क्रियाओं में योगदान देता है। यदि जल का क्वथनांक अधिक नहीं होता तो जैविक क्रिया शायद संपूर्ण होना संभव नहीं हो पाती। दूसरा बिंदु है विशिष्ट भौतिक गुण में गलनांक। गलनांक वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर या जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो जल का गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 0 डिग्री से कम पर वो ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में रहता है, जबकि 0 डिग्री से ऊपर वो द्रव अवस्था के रूप में पाया जाता है। इसी गलनांक बिंदु के सर्वाधिक होने के कारण ही ये आसानी से पादप में जम नहीं पाता। तीसरा बिंदु है जिसे हमें घनत्व कहते हैं। जल का सर्वाधिक घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। इस गुण के कारण ही निम्न ताप पर भी गहरी झीलें और समुद्र जम नहीं पाते, क्योंकि अधिक घनत्व होने के कारण वो भारी जल निचली सतह पर चला जाता है, लेकिन उसका तापमान 4 डिग्री होने के कारण वो ठोस अवस्था में नहीं रहकर केवल द्रव अवस्था में रहता है। इसी कारण ही ऊपरी सतह झील की या किसी तालाब की ऊपरी सतह जम जाने के बावजूद भी उसकी निचली सतह का पानी द्रवीय अवस्था में रहने के कारण जलीय जीव और जंतु आसानी से उसके अंदर जीवित रह पाते हैं। चौथा जो भौतिक गुण का है वो विशिष्ट ऊष्मा। विद्यार्थियों, विशिष्ट ऊष्मा वो होती है जो इस द्रव का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, उसको नाम देते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अर्थात 1 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा दी गई वो इसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अमोनिया के बाद में सर्वाधिक होती है और ये विशिष्ट ऊष्मा लगभग 1 किलो कैलोरी होती है। इसके कारण जल धीरे धीरे गर्म होता है, जो कि जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। पांचवा भौतिक गुण है वाष्पन। विद्यार्थियों, वाष्पन ऊष्मा व ऊर्जा का मान है जो 1 ग्राम द्रव को वाष्पित करने में या वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक होता है। उच्च वाष्पन होने के कारण ही जल सजीवों में अथवा पादपों में ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट भौतिक गुण है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, जब किसी ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो उसको कितनी ऊष्मा दी जाती है, अर्थात ये गलनांक के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसको नाम देते हैं गुप्त ऊष्मा। जल के लिए गुप्त ऊष्मा का मान है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी उच्च गुप्त ऊष्मा के कारण ही जल जमने से पूर्व उसकी गुप्त ऊष्मा के मान के बराबर ऊष्मा का विमोचन करता है। फलस्वरूप निम्न ताप पर भी पादप के आंतरिक भाग में ऊष्मा के विमोचित होने से ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तापमान अधिक होता है, इसलिए सजीव कोशिका में जल जम नहीं पाता अथवा ठोस रूप में नहीं बदल पाता। गुप्त ऊष्मा के बाद में अगला जो गुण है उसको नाम देते हैं पष्टनाव। पष्टनाव एक वो बल होता है जो किसी द्रव की सतह पर कार्यशील होता है। जल के लिए इस पष्टनाव का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 72 अर्घ प्रति सेंटीमीटर होता है और इसी पष्ट तनाव के कारण ही 0.03 मिलीमीटर व्यास की किसी नलिका में जल 120 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ सकता है। सातवां गुण है वो विस्कासिता कहलाता है। विस्कासिता, जल के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को विस्कासिता कहते हैं। तो विस्कासिता है वो इसकी 1.14 इंटू 10⁻³ जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर नोट की गई है। इसके बाद में आती है प्रत्यस्थता।
प्रत्यास्था वह गुण होता है जो किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर उसकी आकृति में विकृति हो जाती है और बाह्य बल हटाने पर पूर्ण रूप से वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जल की प्रत्यास्था 10.64 × 10⁻³ होता है। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के जल के भौतिक गुण। तो हमने आज इस टॉपिक में प्रारंभ किया था पादप जल संबंध से। पादप और जल का संबंध कैसा होता है, तो सबसे पहले पढ़ा कि जल आखिर ऐसे कौन से गुण लिए होता है जिसके कारण ये पादपों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि पादपों में जल के कार्य क्या, और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, जल के भौतिक गुण क्या होते हैं। पादप जल संबंध के दूसरे भाग को हम एक अन्य लेक्चर के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लगातार इस गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब पर संचालित होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को निरंतर देखते रहिए। सभी टॉपिक 2 या 3 से अधिक भागों में विभक्त करके प्रस्तुत किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पूर्व वीडियो का एक बार अवलोकन जरूर करें। नमस्कार।